हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू F24 क्लासेस चैनल। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 देने वाले हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बेहद खास होने वाला है। देखिए भाई, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 बोर्ड परीक्षा में हमारा जो हिंदी का पेपर है वो आखिर कैसा आने वाला है। ठीक है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक मॉडल पेपर के ज़रिए, क्योंकि आज का ये जो हमारा हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र है, इसको समझने के बाद, इसके हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ए से लेकर के जेड तक पूरी जानकारी हो जाएगी कि आखिर में हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। आपको देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़ कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी एग्जाम से पहले। तो आप चैनल को बेहद खास तरीके से सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें सही समय पर मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये जो हमारा पेपर है, इसकी सबसे बेसिक जानकारी ये होती है, जो हमारा पेपर होता है आपको ये 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। आपको अपना पेपर 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा समाप्त करना होगा और आपको मिलता है पूरा पूर्णांक 70 अंक, यानी कि ये पूरा पेपर हमारा 70 अंक का आता है, जिसको आपको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर समाप्त कर देना है। इसके बाद अगर और इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं तो जो 15 मिनट हमको मिलते हैं, ये 15 मिनट, इसमें हमको पेपर को एकदम अच्छे तरीके से, इस पेपर में क्या क्या आया है वो सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, पढ़नी होती हैं। ठीक है, आखिर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको तैयार करने हैं, और जिनको अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप इजीली 95+ हिंदी में ला सकते हो। हिंदी बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग के हिंदी में क्या पूछा जाता है, तो देखिए हिंदी में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में हमारे टोटल 20 पूछे जाते हैं, यानी 20 आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इसलिए हमको यहाँ से टोटल 20 नंबर मिलते हैं। ठीक है, कितने नंबर मिलते हैं? 20 नंबर हमें यहाँ टोटल दिए जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको आपके लिए तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखो। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। तो सही वाले ऑप्शन को चुन करके आपको टिक लगाना होता है। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्रेमचंद्र जो हैं ये एक प्रमुख नाटककार हैं। तो आपको बताना है कि आप प्रेमचंद्र जी एक प्रमुख नाटककार हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो देखो, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये जयशंकर प्रसाद जी की थी। इसके बाद तीसरा हम लोगों का है कि प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। इसके बाद 4 ऑप्शन नंबर दे रखा है कि क्या लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं कि मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं वो हमारे एक प्रमुख नाटककार हैं, तो देखो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, एक प्रमुख नाटककार हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है, और एक ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और जिन भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता है तो उनका आंसर देने का प्रयास आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि ठूठा आम जो हमारी रचना है ये किसकी है। ठूठा आम हमारी रचना किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, कि आप लोगों की रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ठूठा आम, ठीक है, काफ़ी प्रचलित ये आपकी रचना है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो ठूठा आम आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके रचनाकार कौन है, तो देखिए भगवत शरण उपाध्याय जो आप लोगों के हैं, ठीक है, भगवत शरण, ठीक है, उपाध्याय,
तो भगवत शरण उपाध्याय क्या हैं, इसके सही रचनाकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है कि कलम का सिपाही रचना की लेखक कौन है। तो देखिए कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की है कि वृंदावन लाल वर्मा की है कि मुंशी प्रेमचंद्र की है, या फिर इनमें से किसी की नहीं है। देखिए कलम का सिपाही जो हमारी रचना है ये अमृत राय की है। ठीक है, किसकी है, अमृत राय की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सही लगा लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है, या फिर प्रमुख लेखक इनमें से कौन है। ठीक है, छायावादी युग, ठीक है, बता रहा है कि प्रमुख लेखक कौन है। यशपाल हैं कि राम कुमार वर्मा है कि वृंदावन लाल वर्मा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो बताना है कि इन 4 में से छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं। ठीक है, तो देखो इसका राइट ऑप्शन आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। कह सकते हो कि वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी ले लो। तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। और हर बार मैं एक क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछता हूँ और सभी लोग उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी देना, बताना आप लोग कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक इन 4 ऑप्शन में से कौन से हैं। ठीक है, बताना, जो भी सही बताएगा उसकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 को बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जो शुक्लोत्तर युग हमारा है। ठीक है, अब देखिए 2 प्रकार के युग होते हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, बहुत सारे युग होते हैं, बेसिकली 2 ऐसे युग होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, जैसे शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग। तो यहाँ पर हमसे शुक्ल युग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर शुक्लोत्तर युग की बात की गई है। और प्रश्न पूछ रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर जो सेकंड हम लोगों का है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी भैया जो हमारे वासुदेव शरण कह लो, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं ये हमारे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए, आपको दिख रहा होगा, और 7 नंबर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिलहाल 6 पर नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारी रीतिकाल जो रचना है इसका जो हमारा रीतिकाल एक प्रकार का, ठीक है, काल होता है। रीतिकाल का एक प्रकार का काल है। ठीक है, एक प्रकार का कह सकते हो कि खंड है ना। तो रीतिकाल में कौन कौन से ऐसे कवि थे, तो वो सारी चीज़ें आपको दूर कर देनी है। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या था। यानी जैसे कि आपका घर का नाम कुछ और होता है, ठीक है, आपके स्कूल का नाम कुछ और होता है, तो वैसे ही आपका रीतिकाल जो है इसका दूसरा नाम क्या था। वीर गाथा काल था कि पूर्व मध्य काल था कि आधुनिक काल था कि उत्तर मध्य काल था। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, तो मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताता हूं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सही लगा लेंगे, ये काफ़ी इजी और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा, एक कह सकते हो एक कवि ऐसे होंगे जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं होंगे, तो उनको आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखो गोस्वामी तुलसीदास, नानक दे रखे हैं, दादू दे रखे हैं, कबीर दास दे रखे हैं। तो 4 में से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हमारे हैं गोस्वामी तुलसीदास, ये हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में है क्या, गोस्वामी तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, गुरु नानक और दादू का पूरा नाम आप देख लेना एक बार, कबीर दास तो वैसे भी होते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, आप एक बार देख लेना गोस्वामी तुलसीदास इसके सही ऑप्शन हैं क्या। ठीक है, तो आप एक बार देख के कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो ऋतिकाल जो हमारा एक काल होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो ऋतिकाल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ऋतिकाल का दूसरा नाम होता है श्रृंगार काल। क्या होता है, श्रृंगार काल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऋतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। जो हमारी परशुराम की प्रतीक्षा रचना है ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की है, मैथिली शरण की है, कि रामधारी सिंह दिनकर की, कि सुमित्रा नंदन पंत की है। देखो परशुराम प्रतीक्षा की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, तो रामधारी सिंह दिनकर इसके बिल्कुल सही रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक लिखित रचना थी और जिसको आपको बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि बिहारी जो थे वो किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, कि ऋतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, कि आदिकाल के हैं? तो अगर मैं बात करता हूँ बिहारी की, किसकी बात करता हूँ? बिहारी की। तो देखिए बिहारी जो हम लोगों के हैं भाई, ये हम लोगों के ऋतिकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं? ऋतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी। तो ये ऑप्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, ध्यान समझना कि यहाँ पर 1 से लगा करके 10 तक की जो हमने प्रश्न डिस्कस किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके गद्य के थे और सारे के सारे क्वेश्चन पद्य के थे। 5 नंबर का क्वेश्चन गद्य से आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पद्य से आता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से 11 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 11 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं व्याकरण से। ठीक है, अब व्याकरण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला व्याकरण का क्वेश्चन हमारा अलंकार से पूछा गया था कि यहाँ पर उपमेय की जब उपमान से समान गुणधर्मों के आधार पर समानता की जाती है, किसकी? उपमेय की उपमान से, तो आपको बताना है कि इस समय यहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा होता है। कि जब उपमेय की उपमान से समान गुणधर्मों के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है। एक बार लाइन आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर तीसरा दिख रहा है उपमा अलंकार। ठीक है, ये बिल्कुल सही आप लोगों का होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि विभाव के भेद कितने होते हैं। जैसा कि विभाव के अगर मैं भेद की बात करता हूँ, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो हमारा विभाव होता है तो विभाव के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन में देखते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं विभाव की बात करता हूँ, विभाव की, तो देखिए विभाव के आपके कितने भेद होते हैं? तो बेसिकली 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा। कह रहा है कि रोला जो हम लोगों का है रोला, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में, प्रतीक नहीं होगा प्रत्येक होगा, प्रत्येक होगा, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भैया जो हमारा रोला छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 यानी 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा जो है ये बिल्कुल सही आप लोगों का हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दे रखा है, पढ़ेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि नील गगन में कौन सा समास है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं और आपको यह बताना है कि नील गगन में हमारा समास कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए नील गगन में हमारा कौन सा समास होगा, तो देखिए कर्मधारय समास में भी लग रहा है। तो नील गगन, नीला है जिसका गगन, ठीक है, नीला है जिसका अंबर, तो कर्मधारय समास यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बादल जो हमारा कह सकते हो है बादल, ये इसका पर्यायवाची पूछ रहा है कि इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अंबा होगा कि जलधर होगा कि भानु होगा कि रत्नाकर होगा। तो बादल शब्द का पर्यायवाची क्या रहने वाला है हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, बादल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा,
जलधर होगा कि रत्नाकर होगा। देखिए जलधर और रत्नाकर में आपको दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सभी लोग जलधर होगा कमेंट करेंगे कि रत्नाकर होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आगे क्वेश्चन नंबर 17 को मैं देखता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है विभक्ति और वचन से। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यह बताना है कि यहाँ पर हमारा जो दे रखा है तेसाम, ठीक है। तो तेसाम जो ये हमारा है, ये विभक्ति कौन सी इसमें होगी और इसमें वचन हमारा कौन सा होगा, तो आपको यह बताना है, ठीक है। तो तेसाम जो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, यानी तेसाम हमारा पुल्लिंग से लिया गया है, स्त्रीलिंग से नहीं है। और फिर यह हमसे कह रहा है कि वही चीज़ की विभक्ति वचन कौन सा होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए स्पष्ट है, बहुत आसान है। अगर आपने विभक्ति वचन तैयार कर रखे हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है। और देखिए जो लोगों ने 16 का क्वेश्चन नंबर जलधर बताया था उनका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, उस बार नहीं बताया था आगे मैंने, कि बादल शब्द का जो पर्यायवाची वो जलधर होगा, ठीक है। याद कर लेना आपको अगर नहीं पता था। और अगर मैं तेसाम की बात करता हूँ तो तेसाम का विभक्ति वचन षष्ठी विभक्ति होगी, और वचन की बात करते हैं तो भैया बहुवचन हमारा होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे आप नोट करेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा यहाँ दे रखा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक नया वाक्य बनाते हैं, तो भाई वो जो हमारा वाक्य हमें प्राप्त होता है ना, वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा है ना। अब होता है क्या है कि जैसे कोई एक वाक्य आपका ये, ठीक है, दूसरा कोई एक वाक्य है, ठीक है, तो दो या दो से अधिक वाक्य, ठीक है, आपस में जुड़ करके एक नया वाक्य बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस बात को और इस कथन को और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका 19 और 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई जी आपने यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आप क्या पहले सॉल्व करा चुके हो? तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो पहले शूट हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो चालू नहीं थी और कैमरा बंद था, जिसकी वजह से दोबारा आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन से सॉल्व करा रहा हूँ। तो जैसे कि आपके 19 और 20 नंबर क्वेश्चन है कि वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं। तो अगर मैं बताऊं वाच्य प्रयोग के, ठीक है, मैं बताऊं अगर वाच्य प्रयोग के, तो वाच्य प्रयोग के स्टूडेंट टोटल आप लोगों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं कि भाई साहब आपके 4 होते हैं? तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है कि भैया वाच्य प्रयोग जो हमारा होता है उसके भेद 3 होते हैं कि 5 होते हैं कि 4 होते हैं, ठीक है। तो जो भी जितने भी भेद होते हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 यानी 20 की बात करता हूं तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में छात्रा से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखो बेसिकली आसान सा क्वेश्चन है और आपको देखिए हिंदी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस करके कवर कर सकते हो। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपकी बेहतर प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है कि शिक्षक कक्षा में छात्रा से पढ़वाता है। तो जैसे कि मान लो ये हमारा कोई शिक्षक है, ठीक है, ये हमारा कोई छात्र है। तो शिक्षक क्या कर रहा है? पढ़वा रहा है, कोई चैप्टर है जिसको शिक्षक अपने छात्र से पढ़वा रहा है, यानी कि भाई वो प्रेरणा देने का क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, ठीक है। किसका कार्य कर रहा है? प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है कि चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, तो बेसिकली मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपकी कौन सी वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और यहाँ से अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो टोटल आप सभी लोगों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से
तैयार हो चुके हैं, या फिर कह सकते हो मैंने आपके बताए। और इस पेपर के केवल इन 20 क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से तैयार करना है, और इसके बाद फिर आप लोगों को तैयार करने हैं इस पेपर के वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सारी चीज़ें पहले बता चुका था, है ना, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसकी वजह से मैं दोबारा चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो ध्यान से एकदम समझिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वर्णनात्मक प्रश्नों की, तो भाई साहब सभी को पता है कि 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, निबंध और जीवन परिचय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक साथ सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि क्या क्या आखिर 50 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, गद्यांश पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? गद्यांश। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप लोगों का एक गद्यांश दे रखा है, और ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा अजंता की जो गुफाएं चैप्टर है ना, वहाँ से मैंने इस गद्यांश को उठाया है। और अजंता की गुफाएं, ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, अजंता की गुफाएं। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है अजंता की गुफाएं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है आप लोगों का। और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर एकदम बेसिक चीज़ कह सकता हूँ कि भैया जो भी गद्यांश होते हैं, अगर आप उनके चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, यानी हिंदी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से एक बार घर में पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपका जो गद्यांश वाले 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 6 नंबर के टोटल, तो ये आपको आसानी से हो जाएंगे। तो देखो, जैसे कि आपको एक गद्यांश है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को, ठीक है, अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। तो ये हमारे अजंता की जो गुफाएं चैप्टर है, वहाँ से ही हमारा एक इम्पोर्टेंट कह सकते हो गद्यांश लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस गद्यांश के कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो भाई यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे आप अपनी, तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली एक क्वेश्चन आपका आगे रह गया है, का नंबर क्वेश्चन। तो का नंबर में मैं आपको बता देता हूँ, का नंबर में पूछा जाता है संदर्भ। का नंबर में क्या आता है? तो का नंबर में संदर्भ पूछा जाता है, जिसमें बेसिकली आप लोगों को लेखक का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, कि जो भी गद्यांश था उसको किसने लिखा था, और दूसरा होता है पाठ का नाम, यानी वो किस गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, तो उस पार्ट का नाम आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो संदर्भ में आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो सीधा लिख देते हैं, लेकिन गद्यांश को लिखने का, संदर्भ लिखने का एक अच्छा तरीका होता है कि संदर्भ कैसे लिखें। तो आपको मैं बहुत अच्छे से अपने चैनल पर करा रखा हूँ कि गद्यांश सॉल्व कैसे करना है, तो आप वो वीडियो पूरी देख लेना। आपको इस टाइप के जो भी गद्यांश आपके पेपर में आएंगे, आप उसको ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि दूसरा क्वेश्चन जो आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं। जैसे कि आता है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया। तो भैया ये जो क्वेश्चंस होता है, इसको आपको एक लाइन के अंदर उसका उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करता हूँ दूसरे वाले क्वेश्चन की, तो इसका भी उत्तर आपको एक लाइन में देना पड़ता है। तो यहाँ तक चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी, तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप गद्यांश के इन प्रश्नों पर नज़र डालेंगे, तो मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है, तो ये जो क्वेश्चंस होता है ये सीधा गद्यांश से पूछा जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने अमृत प्राय, ठीक है, अमृत प्राय शरीर में प्राण फूके हैं, नए प्राण फूके हैं। तो किसने हमारे मृत परे यानी मरे हुए शरीर में नए प्राण किसने फूके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके गद्यांश से ली जाती हैं, और इसका आंसर भी आपको गद्यांश में पता चलेगा जब आप एक बार गद्यांश को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद गद्यांश की जब आपको व्याख्या पता होगी, तो ये दोनों के आंसर आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अथवा में होते हैं कि 2 गद्यांश पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 गद्यांश आएंगे, आपको एक ही करना होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैं गद्यांश करा रहा हूं उनको आपको एक बार तैयार करके ज़रूर जाना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस गद्यांश की बात करता हूं, तो देखो ये गद्यांश काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर मैं बात करता हूं इस गद्यांश की, तो ये भी आप लोगों का जो अजंता की गुफाएं चैप्टर है ना, अजंता
की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाएं। तो ये बेसिकली अजंता की गुफाएं चैप्टर से हमारा ये गद्यांश लिया गया है, ठीक है। अब गद्यांश में वही बेसिक 3 चीज़ें होती हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ का आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या क्या आता है, कि जितने में अंडरलाइन होती है, जैसे कि पेपर में आप जब देने जाएंगे तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें अंडरलाइन दी रखी होगी, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी शब्द में अंडरलाइन होगी केवल भैया उतने की ही आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो, से लेकर के हिरना की कहानी यानी हिरण की कहानी तक की व्याख्या आपको यहाँ पर इस गद्यांश में कर देनी है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या में इतना ही आपको करना पड़ता है। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ही हमारे गद्यांश होते हैं, और गद्यांश कैसे करने हैं, कैसे हल करने हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन वर्णात्मक प्रश्नों का, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे वर्णात्मक प्रश्नों का है, पद्यांश से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, तो पद्यांश से हमारा प्रश्न आता है। और अगर मैं बात करता हूँ पद्यांश तो ये भी भैया हमारा टोटल 6 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, तो टोटल 6 नंबर का हमारा पद्यांश भी करने के लिए आता है। और पद्यांश थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक, कैसा होता है, कठिन होता है। किसकी तुलना में कह सकते हो, गद्यांश की तुलना में पद्यांश जो हमारा होता है थोड़ा कठिन होता है। अब ये क्यों कठिन होता है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझना। होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 लाइन आप पढ़िए कि किलकत कहना गुटुर वनि आवत, ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावत। तो ये 2 लाइन पढ़ने के बाद को आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने पहली बार इस पद्यांश को पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस पद्यांश का व्याख्या नहीं कर पाऊंगा मैं। तो यही होता है, आपको यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं दे रखी होती है, ब्रज भाषा दे रखी होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं दे रखी होती हैं। तो हिंदी भाषा नहीं होती, जिसकी वजह से आप इसका जो व्याख्या है वो नहीं बनाकर कर सकते जब तक कि आपको इस पद्यांश की स्टोरी नहीं पता होगी। अगर आपको इस पद्यांश की स्टोरी आपने एक बार पढ़ ली है कि इसमें आखिर क्या क्या हुआ था इस पद्यांश में, और आपको ऐसी स्टोरी तैयार करने के लिए भैया आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको जितने गद्यांश पद्यांश कराते जाता हूँ सबको नोट कर लेना है और उनको घर पर तैयार करना है। उनकी व्याख्या आपको ढूंढनी है, बुक से, किताब से, कहीं से उनको तैयार करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा पद्यांश। तो पूरा पद्यांश आपको यहाँ तक तैयार करना है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए पूरा आपको यहाँ तक पियावत तक तैयार करना है। और इसमें भी भैया 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। पहला संदर्भ वाला आता है, दूसरा व्याख्या का आता है, और तीसरा क्वेश्चन देखिए वही रैंडम होता है कि एक क्वेश्चन आता है जो कि पद्यांश से रिलेटेड आ जाता है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो ऐसे करके 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश से भी आते हैं, और सेम वही कह सकते हो तरीका कि यहाँ पर भी आपका 2 पद्यांश पूछे जाते हैं। ऊपर वाला अगर आप पेपर में आपको एक ही करना होता है, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो भाई दोनों तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे किस चैप्टर से लिया गया है। बाकी वही रिपीटेड चीज़ें, संदर्भ और व्याख्या पूछी जाती है, और लास्ट के क्वेश्चंस आते हैं जो कि भाई रिलेटेड होते हैं पद्यांश से। तो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता और आशा यानी स्वतंत्रता एवं आशा का विलोम शब्द क्या होगा, इसको आपको बताना है। दूसरा है कि सुभद्रा जी को रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों है, यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं इनको उनकी समाधि से अधिक लगाव क्यों है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता चलता हूँ, तो भाई इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ नज़र डालेंगे अपनी। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब भाई आप कहेंगे कि भैया क्या आपने यहाँ तक नहीं पढ़ाया था पहले, तो बिल्कुल हाँ, मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने नोटिस कर लिया था कि जो हमारा पद्यांश तक मैं पढ़ा चुका था तो वहाँ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो मुझे पता चल गया था कि कैमरा नहीं चालू है, और फिर मैंने ऑफ करके दोबारा क्लास शूट की। तो तीसरा क्वेश्चन नज़र डालिए। तीसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपका संस्कृत का गद्यांश पूछा गया है।
संस्कृत के गद्यांश में टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर भी आपके टोटल 2 आते हैं गद्यांश, ठीक है। संस्कृत के गद्यांश में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, टोटल 2 गद्यांश पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा अलग होता है गद्यांश से, यानी हिंदी के गद्यांश से। यहाँ पर आपको भैया सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में प्लस लगा करके कह लो, या फिर कह लो संदर्भ के बाद दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो होती है अनुवाद। अनुवाद मतलब क्या होता है, देखो अनुवाद मतलब हिंदी अनुवाद, अनुवाद मतलब हिंदी अनुवाद। ये सारी चीज़ें भैया आपको संस्कृत में दे रखी हैं, यानी आप कहेंगे कि भैया ये चीज़ें किस में दे रखी हैं, तो मैं आपसे कहूँगा ये सारी चीज़ें संस्कृत में दे रखी हैं, दोनों की दोनों। इनको आपको हिंदी में परिवर्तित करना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो नागरिका बहुकाल, ठीक है, यावत अछिन्यति, ठीक है, पर प्रहेलिकाया उत्तरदातम स्मर्था न अभवत। तो ऐसी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भाषा होती है संस्कृत, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ हिंदी से कठिन होती है। लेकिन इसको भी वही कंडीशन है कि इसको आप जब तैयार करेंगे तो एक चीज़ आपको तैयार करनी है कि इसकी आपको स्टोरी तैयार कर लेनी है कि आखिर में जो ये मैं कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, इसकी हिंदी क्या है। जैसे आपने इसको संस्कृत में तैयार किया, पढ़ लिया, इसके कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको पहचान लेना है और इसकी स्टोरी तैयार कर लेनी है। अब ये आपके बोर्ड में जैसे ही आता है, इसके जो जो शब्द आपको पहचान में आ रहे हैं आपको उनको पहचान लेना है और फिर आपको याद करना है कि अच्छा इस वाले संस्कृत के गद्यांश में ये वाली मुझको गाथा या फिर हिंदी लिखनी है और आप लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप इसका अनुवाद नहीं करेंगे, स्टोरी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप जल्दी और कम समय में हिंदी का अनुवाद कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी और संस्कृत अनुवाद दोनों का करना पड़ेगा, संदर्भ और संस्कृत अनुवाद दोनों का करना पड़ेगा और इतनी ही चीज़ दोनों में पूछी जाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 नंबर क्वेश्चन वही सेम चीज़, यहाँ संस्कृत का पद्यांश पूछा गया है, ये भी टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। और बात करें तो भाई यहाँ पर देखोगे तो छोटे छोटे 4 पैराग्राफ के, 2 पैराग्राफ के आप लोगों का पद्यांश होता है। जैसे कि ये 2 पैराग्राफ का है और ये हमारा 4 पैराग्राफ का है। अगर मैं बेसिक भाषा में बात कहूँ तो आप इसको श्लोक भी पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ही क्वेश्चन हमारे श्लोक से जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आप लोगों का श्लोक है और ये भी आप लोगों का श्लोक है, ठीक है। आप इसको 2 भी कह सकते हो, यानी पद्यांश भी आप इसको कह सकते हो और इसको आप श्लोक भी कह सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई यहाँ पर आपको 2 चीज़ें होती हैं, संदर्भ पूछा जाता है और दूसरा जो क्वेश्चन आता है, कह सकते हो कि आप लोगों को संदर्भ लिखना होता है और दूसरी चीज़ जो होती है हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। संदर्भ हमको 2 नंबर देता है और हिंदी अनुवाद हमको 3 नंबर देता है। यही चीज़ सेम ऊपर वाले में होती है, यानी 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए होता क्या है कि भाई इसकी भी मतलब इसको भी आपको तैयार करने के लिए आपको क्या करना, इसकी स्टोरी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। स्टोरी मतलब क्या, मतलब कि आप जब इसको एक बार पढ़ लेंगे संस्कृत में, इसके कुछ वाक्य होते हैं, वर्ड होते हैं, जिनको क्या करना है आपको पहचान लेना है। और जैसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में ये आता है, आपको क्या करना, सीधा जो भी इसकी हिंदी है वो स्टोरी के तहत बना करके लिख देनी है कि ऐसा ऐसा इस चीज़ इसमें हुई थी। आपको हिंदी अनुवाद नहीं बनाना है कि भैया हतवो का मतलब क्या होता है, प्रायपश्चित का मतलब क्या होता है, स्वर्ग का मतलब क्या होता है, जितवा का मतलब क्या होता है, ऐसी हिंदी नहीं बनानी आपको स्टोरी को बना करके लिखना है, ठीक है। मतलब स्टोरी आपको पता है 2 लाइनों की है, तो हमें 2 लाइनों में क्या स्टोरी होगी भाई, थोड़ी बहुत होगी, तो स्टोरी आपको तैयार कर लेनी है और उसके कुछ वर्ड आपको पता कर लेने हैं। अब जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में ये पद्यांश आता है तो इसके वर्ड आपको पहचानते ही हैं और सीधा आप इसको स्टोरी बना करके लिख देंगे। सेम यही चीज़ आपको इस वाले पद्यांश में भी करनी है। हालांकि दोनों में से करना आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही होता है, क्योंकि लिखा होता है नीचे दिए गए संस्कृत के गद्यांश पद्यांश में हिंदी अनुवाद कीजिएगा, वो भी किसी एक का, ठीक है। दोनों नहीं करने, इस बात को याद रखना, अथवा लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होता है 5 नंबर और यहाँ पर पूछा जाता है आपका खंड काव्य। क्या पूछा जाता है, खंड काव्य। खंड काव्य आता है टोटल 3 मार्क्स का और ये भैया आपके ज़िला के हिसाब से होता है, यानी आप जिस भी ज़िले में रहते होंगे, अगर आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर के हिसाब से है, ठीक है। अलीगढ़ में रहते हैं तो अलीगढ़ के हिसाब से आपका होगा। अगर आप प्रतापगढ़ में रहते हैं, ठीक है, प्रतापगढ़ में रहते हैं तो प्रतापगढ़ में, अकबरपुर में आप रहते हैं तो अकबरपुर के हिसाब से अलग अलग आपके सारे खंड काव्य होते हैं, ठीक है।
तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सबसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने स्कूल में जाइए, क्लास 10 के स्टूडेंट अपने टीचर से पूछिए कि हमको क्लास 10 के लिए कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, और आपके टीचर आपको बता देंगे, क्योंकि अलग अलग ज़िले के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि मुक्ति दूध का, ठीक है, खंड काव्य है, ज्योति जवाहर का खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट का खंड काव्य है, अगर पूजा का खंड काव्य है, ठीक है, जय सुभाष का खंड काव्य है, मातृभूमि का खंड काव्य है। और आगे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, तो अगर आप आगे देखेंगे तो कर्मवीर भारत पर खंड काव्य है। ठीक है, तो अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य होते हैं। एक बार आप स्कूल के टीचर से डिस्कस कर लेंगे कि हमको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, वो आपको बता देंगे, और इन 5-6 में से आपका कोई एक खंड काव्य होगा। ठीक है, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो भैया ज्योति जवाहर आपके में होगा। ठीक है, आप देख लेना एक बार। फिलहाल आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो 6 में ये 3 जो आपके लेखक के जीवन परिचय दिख रहे हैं ना, ये 3 लेखक के जो आपको जीवन परिचय दिख रहे हैं ना, इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, और बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि कोई एक जीवन परिचय तैयार कर लो। तो बेसिकली मैं आपसे यह कहूँगा कि अगर आप अभी आपके पास समय बचा हुआ है और इस समय में आप 3 जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयप्रकाश भारती और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हो। लेखक के जीवन परिचय में 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 12 नंबर क्वेश्चन में भी भाई जीवन परिचय आता है, लेकिन इस बार कवि का पूछा जाता है, और कवि के जीवन परिचय वो भी 5 नंबर का आता है। 3 नंबर का आता है आप लोगों का जीवन परिचय। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जीवन परिचय 3 नंबर का आता है, और प्लस 2 नंबर की आती हैं रचनाएं। ठीक है, दोनों में समान होती हैं, यानी कवि और लेखक में दोनों में समान होती हैं। और कवि की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 जीवन परिचय आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, रट लेने हैं, जो भी करना है कर लेना है। ठीक है, फिलहाल सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और रश खान का ये 4 जीवन परिचय आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे क्वेश्चंस की बात करता हूं तो आगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7 नंबर पर हमारा पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई कटसंत श्लोक है। ठीक है, तो उसको लिखिएगा, वो भी 2 नंबर का पूछा जाता है। और इसके बाद अगर मैं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा पत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पत्र पूरा डिस्कस कर देंगे कि आपको कौन कौन से पत्र तैयार करने हैं हिंदी में। फिलहाल ये 2 पत्र आपके दे रखे हैं, काफ़ी रिपीटेड हैं। 2025 में बहुत बार ये दूसरा वाला जो आपका पत्र है 2025 के काफ़ी सेट में पूछा गया था कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिएगा। बहुत इजी है पत्र, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ऐसा कोई कठिन टॉपिक नहीं होता है पत्र। बस अगर आप एक बार पत्र को देख लेते हैं लिखा कैसे जाता है तो ऑटोमेटिक आप उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तो आपसे ये कहूँगा यूट्यूब से आप सर्च कर लेना कि पत्र कैसे तैयार करें। और ये 2 पत्र टॉपिक जो आपके दे रखे हैं पत्र के, कि किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए और उसे ये बताइए कि कुछ दिनों के लिए अवकाश पर, यानी कुछ हमारे पास आप आ जाइएगा। तो ऐसे में आपको ये पत्र तैयार कर लेना है। इसके बाद अवकाश हेतु आकस्मिक प्रधानाचार्य को एक पत्र तैयार कर लेना, तो 4 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में देखिए आता है एक और क्वेश्चन। संस्कृत के क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो संस्कृत के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो टोटल 2 नंबर के आते हैं। पूछे 4 जाते हैं, करने के लिए 4 आते हैं, पर पूछे 4 जाते हैं, करे 2 जाते हैं। ठीक है, 4 आपको पूछे जाते हैं, करने केवल आपको 2 होते हैं। तो पहला है कि कोपस्य का खेदा, दूसरा है कि दानेन का वर्धित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे इतना कहूँगा कि कोई फिक्स नहीं होता कि संस्कृत के संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे, बट ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 प्रश्न उत्तर हैं और इधर साइड जो आपके 2 प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 आते हैं, तो इस मॉडल पेपर भी मैंने 4 लिए हुए हैं, और ये 4 तो कम से कम आपको अच्छे तरीके से तैयार कर ही लेने इस मॉडल पेपर के। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए 10वें नंबर पर पूछा जाता है निबंध, यानी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और 7 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हर बार बताते हैं भैया ये 5 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, आपके 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप बात नहीं मानते हैं। तो फिर से कह रहे हैं कि ये 5 निबंध आप तैयार कर लीजिए, जीवन परिचय नहीं।
ये 5 निबंध आप तैयार कर लीजिए, आपके 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला है आतंकवाद, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है वृक्षारोपण, ठीक है, चौथा है विज्ञान अभिशाप या वरदान, पांचवा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो पूरा पेपर लगभग 20 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू वाले होते हैं प्लस कर लो 50 यानी डिस्क्रिप्टिव वाले, तो ऑल टोटल 70 में 70 नंबर का पेपर हमने पूरा डिस्कस किया कि आखिर में हमको 95 प्लस नंबर कैसे लाने हैं हिंदी में। तो वो जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी पता चल गई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इसी तरीके के पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।